गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती खाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। आजादी देशों के कब्जे से, आजादी दंगाई और मस्तानों से। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। दीदी टाटा गुड बाय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बंगाल में बीजेपी के विराट विजय और नए सूर्योदय से करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने वोट की ताकत से बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे दिया है। नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर की शुरुआत यहां पर कर रही है। लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और नई दिशा के नाम पर अपना भरोसा जताया और बंगाल से लेकर बाड़मेर तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जश्न की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें देखिए जश्न की। तो अब ये साफ हो गया है कि बंगाल में किसका राज होगा, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मुहिम तेज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी जल्द बंगाल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। पर्यवेक्षकों की टीम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करेगी। केंद्रीय नेतृत्व उस नाम पर फाइनल मुहर लगाएगी और उसके बाद देश भर के सामने वो चेहरा आ जाएगा जो 15 सालों बाद सत्ता में काबिज होगा, यानी एक नया चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम बंगाल को मिलेगा। पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी सवार थी, लेकिन अब एक नया चेहरा पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस परिवर्तन के नारे के साथ कैंपेन में आगे बढ़ी थी चुनाव के, अब वो परिवर्तन यहां पर दिखने वाला है। रमन राय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, जीत तो हो गई, किला तो फतेह कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन कौन से वो चेहरे हैं रमन जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में दर्ज की है, 206 विधायक उनके जीत कर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया। और इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर कोई हलचल नहीं है क्योंकि देर रात तक यहाँ सभी नेताओं का जमावड़ा था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से कल दूसरे जगह जो उनकी नंदीपुर सीट है, वहां से जब नंदीग्राम सीट से जब सर्टिफिकेट लेने गए तो उनके काफिले और उनके कारकेट का जो कॉन्वॉय है वो काफी बड़ा हो गया, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का है जो बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसके अलावा अगर और भी नामों पर हम जाएंगे तो दिलीप घोष दूसरा ऐसा नाम है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो जीत कर भी आए हैं, तो दिलीप घोष दूसरा नाम है जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस रेस में सबसे आगे जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में बंगाल में रमन, लेकिन चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा भरोसा है, महिला सुरक्षा भी रहा है। रमन, तो क्या कुछ ऐसा अलग देखने को मिल सकता है कि महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है पश्चिम बंगाल को? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी अनिश्चितताओं की पार्टी है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये किसी को नहीं पता होता है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फैसला लेना होता है। लेकिन अगर महिला की बात करेंगे तो ममता बनर्जी के कार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है
वो अग्निमित्रा पॉल का है, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल दूसरी बार से आसनसोल की विधायक है बिल्कुल। और फायर ब्रांड नेता भी है। अगर महिला की बात करेंगे बंगाल में, तो अगर बीजेपी कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी तो उसमें अग्निमित्रा पॉल एक बड़ा नाम पश्चिम बिल्कुल, बंगाल कई बड़े नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। रूपाली गांगुली का भी बड़ा नाम है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष वो रही है, तेज तर्रार नेता है। अग्निमित्रा पॉल का आपने जिक्र किया, तमाम चेहरे हैं, लेकिन फाइनल मुहर, अंतिम मुहर किस चेहरे पर लगती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी की डबल जीत हुई है। भवानीपुर और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराया, ये बहुत बड़ी जीत है। नंदीग्राम में टीएमसी उम्मीदवार सरकार को 9,000 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि 2021 में नंदीग्राम से शुवेंदु ने ममता बनर्जी को हराया था, जिसके बाद वो भवानीपुर गई थी, उपचुनाव उन्होंने लड़ा था और वहां से उन्होंने सीएम वहां से बनी थी जीत के साथ। तो अब भवानीपुर में भी शुवेंदु ने ममता बनर्जी को हरा दिया है और हराने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। तो जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी गदगद हैं और जीत को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। और जीत जब इतनी बड़ी हो, यानी कि हार भी कम छोटी नहीं होती, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। रमन हमारे साथ जुड़ गए। रमन, भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ था, इससे पहले वो नंदीग्राम खो चुकी थी, भवानीपुर आई थी, जीत हासिल किया था और इस बार भवानीपुर से भी वो हार गई हैं। ऐसे में क्या सिर्फ ये हार है या जनता का क्लियर कट मैंडेट है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग भी पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, जमीन पर ये साफ दिख रहा है कि जनता यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। 15 सालों का जो टीएमसी का कार्यकाल था, जनता कहीं ना कहीं उससे त्रस्त आ गई थी और यही वजह है कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, अपने घर में ममता बनर्जी भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से हारती है। आप समझिए कितना बड़ा अंतर है ये कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके घर में 15,000 के मार्जिन से हरा दिया। और शुवेंदु अधिकारी इसलिए सबसे बड़ा चेहरा है क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम, जो ममता बनर्जी ने जहां से मूवमेंट चालू किया था नंदीग्राम, वहां हराया। और अब दूसरी बार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके घर में भवानीपुर में 15,000 वोट से हराया। और दूसरी सीट जो नंदीग्राम थी, वहां पर पवित्र कर को भी 9,000 वोटों से हराया। तो इसलिए शुवेंदु अधिकारी एक डोमिनेंट चेहरा है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में जो बंगाली हिंदू है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ट्रेडिशनल कोर वोट बैंक माने जाते थे, बंगाली महिलाएं कोर वोट बैंक मानी जाती थी। लेकिन इस बार बीजेपी को जो 206 सीटें आई है, उसमें पूरा का पूरा जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट होकर सीधा बीजेपी को गया है। और जो बंगाली हिंदू होते हैं बंगाल में, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, खासकर की जो बिहारी पूर्वांचली लोग बंगाल में रहते हैं, उनका पूरा वोट बीजेपी में गया। इस वजह से शुवेंदु अधिकारी 15,000 से ज्यादा वोटों से भवानीपुर में जीतते हैं, 9,000 से ज्यादा वोट से नंदीग्राम में जीतते हैं। और साथ कह भी रहे हैं कि बंगाल का पूरा हिंदू जो है वो उन्हें वोट दिया है। बिल्कुल रमन, प्रतिष्ठा वर्सेस पावर की जो बड़ी लड़ाई थी, उसमें जनता ने अपना फैसला क्लियर कर देकर तस्वीर को साफ कर दिया, जो लंबे समय से धुंधली सी बनी हुई थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो देखिए, बंगाल में बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत रही, कई कहानियां लिखी गई, फिर चाहे वो ममता दीदी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाना हो या फिर प्रेसिडेंसी इलाके में बीजेपी की बम्पर जीत हो, मगर 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसकी कहानी इस चुनाव में सबसे अलग रही।
दीदी टाटा गुड बाय। चाय भी पटेगी और जाल मुरी भी पाटी जाएगी। बंगाल चुनाव में इस लड़ाई को बीजेपी ने न सिर्फ जीता बल्कि अपनी जीत के सहरे में एक और मोती पिरो दिया। लेकिन जिस तलवार से बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को खत्म किया वो तलवार थी शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बीजेपी के साथ रहकर ममता बनर्जी को हर मोर्चे पर घेरते रहे और आखिर उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी को बंगाल से बल्कि भवानीपुर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में 15,105 वोटों से जीत हासिल की। हिंदू 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 हिंदू। अपने शानदार जीत के बाद जब शुभेंदु अधिकारी बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। शुभेंदु अधिकारी ने बयानों की शुरुआत ममता बनर्जी पर हमले के साथ की। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 566 वोट से आगे निकल गई तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत को पूरी तरह से हिंदुत्व और सनातन की जीत बताया और एक एक कर पूरा हिसाब दिया कि किस इलाके में लोगों ने उन्हें वोट दिया और किस इलाके में वोट ममता दीदी के पक्ष में गए। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूज वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जितना। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान सभी मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के उन सभी नेताओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने ममता के गढ़ को धराशाही करने में शुभेंदु अधिकारी का साथ दिया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को एक नहीं बल्कि डबल खुशी मनाने का मौका दिया। भवानीपुर में ममता के किले पर कब्जा करने के साथ उन्होंने नंदीग्राम के अपने किले की रक्षा भी पूरी मजबूती के साथ की। भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट मिले जबकि टीएमसी के पवित्रा कार को 1,17,636 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 9,665 वोटों का रहा। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार की अपनी हार को हथियार बनाया और उसी हथियार से ममता बनर्जी को करारी मात दी और अपने नंदीग्राम सीट को भी सुरक्षित रखा। निश्चित ही बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को तोहफे में देने के लिए कुछ खास सोचा होगा। देखना होगा कि वो तोहफा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने जिस भवानीपुर को अपने कोशिशों से जीतने की कोशिश की उसे भी शुभेंदु अधिकारी ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस भवानीपुर को लेकर एक कहानी का जिक्र हो रहा है। जिस सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है, उन्हें उस सीट पर उतारने का फैसला गृह मंत्री अमित शाह का था। नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। तो प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़ी बातें कही हैं। ममता, तेजस्वी, राहुल, शुभेंदु ने दावा किया है कि उन्हें तो हमने आउट कर दिया है, लेकिन अब अखिलेश की बारी है। ये बड़ी खबर, जहां पर 2027 के चुनाव पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता के बाद अब अखिलेश की बारी है। जिस तरीके से ममता बनर्जी को हमने आउट कर दिया है, इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, और सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर जो 2027 में होने हैं। इससे पहले लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसके बाद से उम्मीदें जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनावों में भी वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने यह कह डाला है कि 2027 के चुनाव पर अब अखिलेश यादव की बारी है, उन्हें भी सत्ता से आउट करना है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में सीपीएम का 14,000 वोट था। कम से कम 10,000 वोट सीपीएम का सपोर्टर ने देख लिया, ये सब सीपीएम करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मड़वाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। शुभेंदु अधिकारी जीत के बाद पूरी तरीके से गदगद है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बाद क्या जश्न मनाया है। लंबे समय का संघर्ष जिस पर फुल स्टॉप लगाया है तमाम कार्यकर्ताओं ने, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। रमन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी खुश नजर आ रहे हैं, जो कि लाजमी भी है, जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन सीधा कनेक्शन अब वो उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। क्या बंगाल की राजनीति जितनी ही जटिल राजनीति उत्तर प्रदेश की है, या वहां पर क्लियर कट मैंडेट है, आसान होगा शायद बीजेपी की? जी बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में हराया गया, ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में हराया गया, और अब अगला जो बड़ा चुनाव देश में होगा वो अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा है कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव को भी साफ कर दिया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे तो बीजेपी की सीटें इसलिए घटी क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लगभग 40 सीटें आसपास जीती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी लगभग 30 के आसपास की सीटें जीती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में 272 का आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं पार कर पाई थी। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अब अगले चुनाव में अखिलेश यादव को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ज्यादा पाए थे और 10,000 स्विंग हुआ है वोट, यानी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन आपने किया है उससे गदगद मत होइए, विधानसभा चुनाव में अखिलेश को हम चारों खाने चित कर देंगे। बिल्कुल वही बात शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सोच रही है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी अगर उन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो विधानसभा में उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसी कारण से शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव को कहा है कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी साफ कर देगी।
बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 2027 में अभी समय है रमन, लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से जीत हासिल की है, उसके बाद वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमन। तो देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, खासतौर पर बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर झूम रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अपना वो वादा दोहराया जो उन्होंने बिहार चुनाव में जीत के बाद बंगाल की जनता से किया था कि वो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिलाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कैसे हुआ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। बंगाल में दशकों से बीजेपी का जो सपना अब तक अधूरा था, वो सोमवार को बम्पर जीत के साथ पूरा हुआ। बंगाल में वामपंथी के बाद ममता दीदी ने टीएमसी का जो किला मजबूती के साथ खड़ा किया, वो मोदी की गारंटी के वार से बिखर गया। देश भर में बीजेपी और पीएम मोदी के चाहने वालों ने इस जीत का भगवा गुलाल अपने माथे पर लगाया और बंगाल में एक नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान कर दिया। दिल्ली में जश्न और पीएम मोदी के स्वागत की शानदार तैयारियां की गयी। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। बंगाल में बीजेपी की जीत हर मायने में ऐतिहासिक रही है। शून्य से शिखर तक का यह सफर बीजेपी ने यूं ही नहीं तय किया, और इसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के उज्जवल भविष्य का दिन है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने वाली इस बात का भी जिक्र किया, जो सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी जिक्र किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ये नितिन नवीन की पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ पास हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। बंगाल में दशकों बाद फिर एक बड़ा बदलाव हुआ है। वामपंथ के किले को तोड़ने वाली ममता दीदी की सरकार 15 साल बाद वहां से चली गई। ऐसे में बीजेपी पर जिम्मेदारी बड़ी होगी, खासकर उसे सुनार बंगाल का वो सपना पूरा करना है जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो बीजेपी की बंपर जीत के बाद टीएमसी की हार को लेकर भी बड़ी चर्चा है और ऐसे में हार के बाद आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उस पर लगातार निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आपकी तरफ टीएमसी भी खत्म हो जाएगी। निशिकांत दुबे ने यह बड़ा दावा किया कि बीजेपी में आना चाहते हैं टीएमसी सांसद और विधायक। ये बहुत बड़ा दावा है। उनका यह कहना है कि टीएमसी के विधायक और सांसद अब बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी ये तय करेगी कि किसे शामिल करना है और किसे नहीं करना है। तो टीएमसी के लिए अब चुनौती दोहरी हो गई है। एक तरफ तो अपना गढ़, अपना किला खो चुकी है टीएमसी और दूसरी तरफ अगर उसके सांसद और विधायक बीजेपी में जाते हैं तो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती। अपस्ताए होत किया चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूंगा। क्या देख रहे हैं सर टीएमसी का फ्यूचर? टीएमसी खत्म है। जैसे आम आदमी पार्टी खत्म हो गए, टीएमसी के सारे सांसद, सारे विधायक सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातों का वो जिक्र कर सकती हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था। काउंटिंग सेंटर के भीतर मारपीट का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे एजेंट्स को मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम आरोपों को वो दोहराएंगी, उसको विस्तार से बताएंगी? क्योंकि कई और बड़े आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर लगाए कि कैसे 100 सीटों को उन्होंने चुराया है, किस तरीके से गड़बड़ी इन चुनावों में की गई है। लगातार वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कल जब भवानीपुर सीट पर काउंटिंग हो रही थी, मतगणना हो रही थी, तब खुद वो वहां पर पहुंची थी और वहां पर अंत के कुछ चरणों की मतगणना पूरी होने से पहले वो वहां से निकल गई। कई बड़े आरोप उन्होंने उस दौरान लगाए कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे धक्का दिया गया है, मुझे और मेरे एजेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया गया। ऐसे में आज शाम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 4 बजे, तो किन बड़ी बातों का जिक्र, निगाहें लगातार उस पर रहेंगी। क्या बड़ा जो मुद्दा है हार का, उस पर भी चर्चा हो सकती है। वो कौन से कारण रहे जिसने टीएमसी को जीत की दहलीज को पार करने से रोका, क्या उस पर भी चर्चा होगी। निगाहें लगातार बनी रहेंगी, पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगी, प्रेस से बात करेंगी और हो सकता है कि कई बड़े आरोप एक बार फिर से जो वो लगा रही है उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा सकते हैं। रमन राय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रमन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शाम 4 बजे ममता बनर्जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सबसे पहले तो बताइए क्या खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा? क्या हार के कारणों पर चर्चा होगी या एक बार फिर से अपने जो तमाम आरोप है उनको दोहरा सकती हैं ममता बनर्जी? जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ होंगे। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की एक बड़ी हार हुई है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आ रही थी। और कल भी चुनाव आयोग और सीएपीएफ जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जो तैनात किए गए हैं पश्चिम बंगाल पर, उन पर सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर सेंटर पर लगाया, जहां पर पोलिंग की काउंटिंग हो रही थी, कि सीआरपीएफ के द्वारा उन्हें धक्का मारा गया है, उन्हें लात मारा गया है और उन्हें उनके सेंटर पर उनके साथ बदतमीजी की गई है। ममता बनर्जी 15 राउंड तक आगे चल रही थी और अंतिम के 4 राउंड की जो गिनती हुई, उस गिनती में ममता बनर्जी लगभग 15,000 वोटों से भवानीपुर सीट को हार गई। जब वो सेंटर पर पहुंची तो 4 घंटे तक वोटिंग की जो काउंटिंग है वो रुकी रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का जो अगला अब स्टेप होगा वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस पर वो इस हार का ठीकरा फोड़ सकती है। लेकिन जमीन पर जो है जनता, जो साइलेंट वोटर थी, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए बंगाल में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के लिए और साथ ही और बड़ी अपडेट्स आपसे लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को पहले वो दे देते हैं। एनडीटीवी पर गिरिराज सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि कुशासन की राजनीति की हार हुई है। जनता ने संस्कृति विरोधियों को सबक सिखाया है, जनता ने भगवा को लहराया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर गिरिराज सिंह ने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे जनता ने संस्कृति विरोधियों को सबक सिखाया और भगवा को लहराया है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने खास बातचीत उनसे की है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान में भी गए और अपने तीखे बयानों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ममता बनर्जी खास तौर पर गिरिराज सिंह के बयानों पर बड़ा रिएक्ट करती थी।
गिरिराज जी, लेकिन आज की जो जीत है वो पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि 800 साल बाद कोई भारतीय संस्कृति की विचार वाली सरकार लौटी है। इसमें सच्चाई है। 50 साल तो कम्युनिस्ट और टीएमसी रहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति की, बंगाल की संस्कृति को खत्म करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करना। लेकिन अभी हमने देखा कि ममता बनर्जी ने जो है वो पोलिंग बूथ से निकल गई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मेरे को धमकाया गया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है और हम बाउंस बैक करेंगे। इस तरह से मुझे, हम हारे नहीं है, हराया गया साजिश करके। ये थेथरोलॉजी का कोई, ममता बनर्जी टीएमसी थेथरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। जनता ने हराई, उनके कटमनी का हार हुई है, गुंडागर्दी की हार हुई है, उनके मुस्लिम परस्त की हार हुई है। आज तक ऐसा फेयर चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं। केजे राव ने बिहार में चुनाव कराया था, उसके बाद अभी का चुनाव आयोग ने पीसफुल चुनाव कराया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा जो पिछले चुनाव के वक्त मारा पीटा गया, हत्याएं कर दी गई, उनके परिवार अभी तक वापस नहीं लौट पाए अपने घरों में। जब हमने कहा है, आज प्रधानमंत्री ने कहा, हम भय की राजनीति को खत्म करेंगे, वो कार्यकर्ता का परिवार भी घर आएगा और ये जीत उनकी शहादत की जीत। आयुष्मान योजना को कैबिनेट की पहली बैठक में मंजूरी मिलेगी। ये एक बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री ने आज इसका ऐलान कर दिया। स्वाभाविक है, देश के गरीबों के लिए 75 वर्ष से ऊपर के सारे नागरिकों को, 70 वर्ष से ऊपर उनको ये सुविधा दी जाएगी। ये छोटी बात नहीं है। मोदी जी तो गरीब जनता की बात कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? सोनार बंगला जो बनाने वाला होगा वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह का कहना है कि सोनार बंगला के निर्माण करने वाला बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। भय की राजनीति को खत्म करके यहाँ पर भरोसे की राजनीति की शुरुआत की जाएगी। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली। चलिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब बात करेंगे पंजाब चुनाव की, जिसको लेकर सांसद बांसुरी स्वराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी पर भरोसे की सुनामी, बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। पश्चिम बंगाल के नतीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पर पंजाब चुनावों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बारी पंजाब की है। जो मोदी की भरोसे की सुनामी चल पड़ी है देश भर में और पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया। इतने सालों बाद सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ है तो पंजाब में भी वो लहर पहुंचेगी और बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद ने। मुझे लगता है इस देश के देवतुल्य मतदाता का उद्घोष था आज उनके उद्बोधन में। मैं इस देश के देवतुल्य मतदाता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, चाहे वो असम में हैट्रिक हो, चाहे वो डबल सेंचुरी जो हमने अचीव करी है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो पुदुचेरी में दूसरी बार सरकार आई है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये मात्र एक लहर नहीं है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों की सुनामी है। और बंगाल तो उठी लहर, हुण पंजाब दी है बारी। तो बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सभी बीजेपी सांसद उन राज्यों पर बयान दे रहे हैं जहां पर अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। पर बंगाल की जनता की नजर अब इस बात पर टिकी है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी होंगे जिन्होंने नंदीग्राम से भवानीपुर तक ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी और जीत भी हासिल की, या फिर दिल्ली से कोई सरप्राइज नया नाम सामने आ जाएगा। हालांकि शुभेंदु का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी सरप्राइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। तो क्या बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा? भागुआ तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर करते। शुभेंदु अधिकारी वो शख्स जो कभी ममता का सबसे करीबी रहा और फिर उनका सबसे बड़ा विरोधी। सड़क से लेकर विधानसभा तक शुभेंदु ने ममता पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए
शुवेंदु ने दिसंबर 2020 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थामा और फिर उसकी लड़ाई की कमान थाम ली। सिंगूर के साथ जिस नंदीग्राम से ममता ने लेफ्ट फ्रंट के सफाई की लड़ाई छेड़ी थी, उसी नंदीग्राम से शुवेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को हराकर सबको हैरान कर दिया। वो पूरे 5 साल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहे। ममता बनर्जी पर लगातार हमले कर उनके खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। शुवेंदु ने बीजेपी का घुसपैठियों का मुद्दा बड़े जोरदार तरीके से उठाया। उनका मानना है कि इस मुद्दे ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। इसका एक ही रीजन है, घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया, उसका खिलाफ ही वोट हुआ। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य की कमान किसे सौंपी जाती है। शुवेंदु अधिकारी इस सवाल के जवाब से बच रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान ही ये फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में किसी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे। कोई भी टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा। तो पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर चुनाव चुराया है, इस बात का दावा किया। आगे कहा कि ममता का साथ बंगाल में धांधली हुई है। एमपी और हरियाणा जैसा खेल फिर से दोहराया गया है। संस्थाओं पर कब्जा किया गया, लोकतंत्र के लिए जो एक बड़ा खतरा है। चुनाव चोरी हुई है, संस्था चोरी हुई है और अब और चारा क्या बचा है। तो ये बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से भी लगाया गया और यही आरोप ममता बनर्जी ने पहले लगाया था कि कैसे 100 सीटों को चुराया है निर्वाचन आयोग की मदद से बीजेपी ने, और उसी को दोहराया राहुल गांधी ने और कहा कि कैसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने धांधली की। ममता के साथ बंगाल में धांधली हुई है, सीटों की चोरी हुई है, संस्था की चोरी हुई है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में जो खेल किया गया उसको दोहराया गया है, क्योंकि इनके पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। तो वाकई में बहुत गंभीर आरोप हैं। हालांकि विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी इन आरोपों को लगा रहा था, चुनावों से पहले भी इन तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सबके बीच तस्वीर सबके सामने है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और उसके साथ ही यहां पर ममता बनर्जी ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए और राहुल गांधी ने भी पोस्ट करके ये बड़ा आरोप लगाया कि कैसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर ममता बनर्जी के साथ धांधली की। तो सोमवार सुबह जब रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकली तो सभी हैरान हो गए, लेकिन दोपहर 12 बजे तक इस बात पर मुहर लग गई कि बीजेपी ने दशकों पुराने अपने सपने को पूरा कर लिया। और फिर क्या था, भगवा अबीर और गुलाल पूरे बंगाल में उड़ने लगा। बंगाल की शानदार जीत ने बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक ही दिन होली और दिवाली मनाने का मौका दे दिया। पार्टी के आंकड़े जैसे जैसे बहुमत के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे अबीर गुलाल आसमान में उड़ने लगे। मगर बहुमत के आंकड़े के बाद जैसे ही पार्टी ऐतिहासिक आंकड़ों की ओर बढ़ी तो लोगों होली के साथ साथ यहाँ दिवाली भी मनाना शुरू कर दिया। हुगली के आरामबाग उपमंडल के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी और यहाँ तो जीत से बहुत पहले ही बीजेपी होली मनाने लग गई थी। डबग्राम फुलबारी विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी ने अपनी शानदार जीत के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में अपना निशान लगा दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। बीजेपी कूच बिहार में तो मानो बीजेपी का भगवा तूफान ही आ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा अबीर लगाकर जमकर डांस किया। बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते सुने गए। कई आम लोग भगवा अबीर लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। आसनसोल बास्टिन बाजार में जीत की सबसे अनोखी तस्वीर नजर आई। यहाँ आसनसोल नॉर्थ के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्थानीय दुर्गा मंदिर के कपाट खोले। उनका कहना था कि चुनाव से पहले किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है। बीते 15 साल से मंदिर बंद था और नियमित पूजा अर्चना भी नहीं होती थी, मगर अब इस जीत के साथ ही ये कपाट खोल दिए गए।
भावुकता की ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बर्धमान की बाराबनी सीट पर भी दिखी। यहाँ बीजेपी की जीत में कार्यकर्ता सुजॉय गोराई की आंखों में खुशी के आंसू लाते। मगर हर तरफ जश्न जीत का नहीं था। कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां बीजेपी हारने के बाद भी जश्न में डूबी नजर आई। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर उम्मीदवार चित्रजीत रॉय का ये वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। यहाँ चुनाव हारने के बावजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जेसीबी पर चढ़कर जश्न मनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बंगाल में सिर्फ बीजेपी की जीत की ही चर्चा नहीं है, बल्कि जीत के बाद कुछ इलाकों में हुई आपसी झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। बंगाल में झालमुड़ी, आतिशबाजी, भगवा अबीर गुलाल और मिठाइयां जीत के इस रंग रंगी हुई नजर आईं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां इस जीत को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। बात सबसे पहले आसनसोल की, जहां टीएमसी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई। आसनसोल उन इलाकों में से था जहां शुरुआत से ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद जारी था और दिन ढलने के साथ साथ ये विवाद बढ़ता ही चला गया। शुरुआत में तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर पोलिंग बूथ के आसपास माहौल शांत कर दिया, लेकिन आसनसोल के दूसरे इलाकों में तो यह हंगामा देर शाम तक जारी रहा। आसनसोल में ही पूर्व मंत्री मोलोय घटक पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप लग रहे हैं। बहरामपुर में चुनाव के बाद तृणमूल के ग्राम पंचायत उप प्रधान के घर अचानक कुछ लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घर की खिड़कियों के साथ साथ बाइक को भी तोड़ दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर बहरामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अंबिका नगर के टीएमसी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। यहाँ फुलबारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में तनाव का माहौल दिखाई दिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार सीट पर तो जीते हुए उम्मीदवार की कार पर हमला हो गया। टीएमसी उम्मीदवार मोशर्रफ हुसैन काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलकर जा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके कार पर हमला बोला। घटना काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।